दोस्तों दिनांक 6 अगस्त 1945 जापान का हिरोशिमा शहर। सुबह का समय, सब लोग इधर उधर जा रहे हैं अपने काम पर, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन तभी 8:45 पर अमेरिका का एक बॉम्बर विमान आसमान में नजर आता है और वो इतिहास का सबसे पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिरा देता है। एक ऐसी भयंकर रोशनी निकलती है जिसने लाखों लोगों को एक साथ अंधा कर दिया। ऐसा लगा कि मान लो सूरज की सतह पर पहुंच गए हो। पलक झपकने जितने समय में पूरा शहर राख के ढेर में बदल गया। लगभग 1,40,000 लोग एक ही झटके में मौत के मुंह में समा गए। इस महाविनाश को देखकर पूरी दुनिया कांप उठी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस तबाही के महज 72 घंटे बाद अमेरिका ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जापान अभी पहले झटके से नहीं संभल पाया था। लाशों को उठाने का काम अभी चल ही रहा था। लेकिन 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी के अंदर एक और परमाणु हमला किया। इस बार बॉम्ब का नाम था फैटमैन। कई इतिहास की किताबें लिखती हैं कि यह बॉम्ब विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए चलाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये इतिहास की किताबें झूठ बोलती हैं, कुछ छिपा रही हैं। क्योंकि जिस नागासाकी शहर को अमेरिका ने हमेशा के लिए मिटा दिया था, वो शहर अमेरिका की हिट लिस्ट में कभी था ही नहीं। तो फिर आखिरी 5 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि नागासाकी की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई? क्या होता है जब एक परमाणु बम गिरता है? तो आज के इस एपिसोड में इन सभी बातों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। 9 अगस्त 1945 की रात करीब 2:47 पर प्रशांत महासागर के टीनियन द्वीप से एक अमेरिकी B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर विमान उड़ान भरता है। इस विमान का नाम था बॉक्सकार और ये अपने साथ लिए उड़ रहा था उस समय के सबसे आधुनिक बॉम्ब को, प्लूटोनियम बॉम्ब, जिसका नाम था फैटमैन। लेकिन पायलट चार्ल्स विने के पास जो सीक्रेट ऑर्डर था उसमें नागासाकी का नाम कहीं भी नहीं था। उनका प्राइमरी टारगेट था कोकुरा सिटी। दरअसल कोकुरा जापान का एक बहुत बड़ा मिलिट्री हब था, जहां जापानी सेना के लिए बड़े पैमाने पर हथियार और बारूद बनाए जा रहे थे और अमेरिका जापान की इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहता था। सुबह के करीब 9:45 पर एक अमेरिकी विमान इस कोकुरा शहर के ऊपर पहुंच जाता है। बॉम्ब गिराने के लिए फाइनल बटन दबने ही वाला था, लेकिन कुदरत ने अपना रंग दिखाया। उस समय कोकुरा का आसमान घने बादलों से ढका हुआ था और ठीक एक रात पहले शहर पर हुई बमबारी का काला धुआं भी हवा के साथ इस शहर के ऊपर था। लेकिन अमेरिकी सेना तो सख्त नियम बनाए बैठी थी कि बॉम्ब तभी गिरेगा जब टारगेट बिल्कुल आंखों के सामने होगा। पायलट ने कोकुरा शहर के ऊपर 3 चक्कर लगाए, 50 मिनट बर्बाद किए, लेकिन कुछ दिखा नहीं। फ्यूल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तभी पायलट ने चिल्लाकर कहा, प्लान बी पर चलो, नागासाकी की तरफ मुड़ो। जब ये विमान नागासाकी की तरफ बढ़ रहा था तो जापान की सेना को ये आइडिया नहीं था कि इस बार जो बॉम्ब आ रहा है वो टेक्नोलॉजी के मामले में हिरोशिमा के बॉम्ब से कहीं ज्यादा एडवांस और क्रूर है। हिरोशिमा के अंदर जो बॉम्ब गिराया था वो यूरेनियम 235 एक लिटिल बॉय था। ये बम एक सिंपल गन बैरल तकनीक पर काम करता था, जैसे कि एक बंदूक की गोली जाकर दूसरी गोली से टकराती। लेकिन नागासाकी का फैटमैन पूरी तरह से अलग था। ये बम प्लूटोनियम 239 बॉम्ब था और इसे चलाने के लिए अमेरिका के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स साइंस का इस्तेमाल किया गया था, जिसे कहा जाता है इम्प्लोजन। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए बॉम्ब के सेंटर को देखिए, जहां सिर्फ 6.2 किलोग्राम प्लूटोनियम था, जो आकार में सिर्फ एक बॉलिंग बॉल या संतरे जितना छोटा था। लेकिन इतने छोटे प्लूटोनियम से धमाका करने के लिए इसे चारों तरफ से एक बहुत भयंकर दबाव यानी कि कंप्रेस करना जरूरी था। और इस काम को करने के लिए इस बॉल के चारों तरफ फुटबॉल के पैच की तरह बारूद के ब्लॉक्स लगाए गए थे। जैसे ही बॉम्ब को हवा में एक्टिवेट किया गया, इसके बाहर का जितना भी बारूद था उसमें 1 माइक्रो सेकंड में एक ही बार में धमाका हुआ। लेकिन ये धमाका बाहर की तरफ नहीं फटा, ये धमाका अंदर की तरफ फटा, बॉम्ब की तरफ। और जब अंदर की तरफ इतना भयंकर दबाव पड़ा तो उसने प्लूटोनियम की बॉल को तरबूज की तरह पिचका दिया। दबाव इतना ज्यादा था कि प्लूटोनियम के एटम्स एक दूसरे के बेहद करीब आए और शुरू हुआ न्यूक्लियर फिजन चैन रिएक्शन। 1 एटम से 3, 3 से 9 और 9 से 27। पलक झपकते ही अरबों एटम्स के टूटने के कारण इतनी ऊर्जा पैदा हुई जो किसी इंसान की कल्पना शक्ति से बाहर थी। और अब ये ऊर्जा नागासाकी के सर पर खड़ी। 9 अगस्त 1945 की सुबह के ठीक 11:02 पर आसमान में मंडरा रहे अमेरिकी विमान से फैटमैन को नीचे गिरा दिया जाता है। जमीन से 1650 फीट की ऊंचाई पर एक भयंकर धमाका होता है और एक पलक झपकने जितने समय में नागासाकी का भूगोल हमेशा के लिए बदल जाता है।
जहां बॉम्ब गिरा था वहां से 1 किलोमीटर के एरिया तक तापमान अचानक सूरज की तरह जितना यानी कि लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इंसान, जानवर, लोहे के खंभे और कंक्रीट की दीवारें सब कुछ पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ गए। यहाँ बचने का चांस 0% था। जहाँ बॉम्ब गिरा था उससे 1 किलोमीटर दूर और 2 किलोमीटर से पहले यहाँ बॉम्ब से निकली शॉकवेव की रफ्तार 750 मील प्रति घंटे थी, यानी कि आवाज की गति से भी तेज। इस हवा के थपेड़े ने हजारों घरों को ताश के पत्ते की तरह उड़ा दिया और बचे हुए लोग इसके जस्ट पीछे आ रहे आग के तूफान में जिंदा जल गए। जहां बॉम्ब गिरा था उसके 2 किलोमीटर बाद और 3 किलोमीटर से पहले तक हवा का दबाव थोड़ा कम था, लेकिन बम की तीखी रोशनी इतनी खतरनाक थी कि 3 किलोमीटर दूर खड़े लोगों के कपड़े उनके शरीर पर ही जल गए। उनकी स्किन हड्डियों से अलग होने लगी। कई लोग तुरंत हमेशा के लिए अंधे हो गए। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 किलोमीटर के बाद कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ होगा तो 5 किलोमीटर तक की भी बात कर लेते हैं, यानी कि 3 से 5। जो लोग इस सब से बच गए थे उनके लिए काल बनकर आया हवा में फैला हुआ एक अदृश्य हत्यारा, यानी कि आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये रेडिएशन इतना खतरनाक था कि वहां मौजूद लोगों के शरीर में जो डीएनए था उसको पूरी तरह से इसने नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि जिन लोगों को बाहर से एक खरोंच भी दिखाई नहीं दे रही थी उन लोगों के भी कुछ दिनों बाद इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी, बाल झड़ने लगे और वो तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगे। नागासाकी में करीब 80,000 मासूम जिंदगियां जा चुकी थी। लेकिन सवाल वही था, क्या अमेरिका को वाकई इस महाविनाश की जरूरत थी? इस तबाही के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को बताया कि यह दूसरा बॉम्ब गिराया जाना जरूरी था, क्योंकि हमें विश्व युद्ध को खत्म करना था। ऐसा करने से जापान जल्दी सरेंडर कर देता और जिससे अमेरिका के लाखों सैनिकों की जान हम लोग बचा सकते थे। लेकिन डीक्लासिफाइड सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कई बड़े इतिहासकार एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। दरअसल अमेरिका को जापान का नहीं, अपने ही एक दोस्त का डर सता रहा था और वो था सोवियत संघ, यानी कि कम्युनिस्ट रूस। हिरोशिमा धमाके के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने जापान के खिलाफ युद्ध का आधिकारिक ऐलान कर दिया था। रूस की विशाल रेड आर्मी ने बिजली की रफ्तार से जापान के कब्जे वाले मंचूरिया पर हमला कर दिया और जापानी सेना को किसी गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। जापानी मिलिट्री लीडर्स अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। जापानी सेना को यह तो पता था कि अमेरिकी सेना अभी उनके द्वीपों से काफी दूर खड़ी है, लेकिन रूस की सेना उन्हें सर पर खड़ी नजर आ रही थी और जापान रूस की सेना से डरा हुआ था और किसी भी वक्त सरेंडर की तैयारी कर रहा था, वो भी बिना किसी शर्त के। और शायद यही वो वक्त था जब अमेरिका को यह कहानी रास नहीं आई। अमेरिका को डर था कि अगर जापान ने रूस के सामने घुटने टेक दिए तो पूरे जापान और रशिया पर कम्युनिस्ट रूस का कब्जा होगा और अमेरिका किसी भी शर्त पर एशिया का कंट्रोल रूस के हाथों में नहीं देना चाहता था। और इसलिए उसने जापान को संभलने के लिए या सोचने के लिए 3 दिन का समय दिया। अमेरिका के अंदर एक अजीब सी जल्दबाजी थी। अमेरिका चाहता था कि रूस जापान पर हावी हो जाए, उससे पहले अमेरिका रूस के जापान पर हावी होने से पहले इस युद्ध को अपने दम पर खत्म करना चाहता था। नागासाकी पर जो फैटमैन गिराया गया था वो मैसेज जापान के लिए नहीं था, वो मैसेज सीधे सीधे रूस के लिए था। दरअसल अमेरिका दिखाना चाहता था रूस को कि देखिए दुनिया के नए बॉस हम हैं और हमारे पास इस तरह के हथियारों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स के कुछ वैज्ञानिक भी एक क्रूर टेस्ट करना चाहते थे कि जब रियल वॉर होगा तो यूरेनियम बम के मुकाबले उनका नया प्लूटोनियम बम कितना ज्यादा विनाश फैला सकेगा। यानी कि नागासाकी के 80,000 लोग किसी महायुद्ध को रोकने के लिए नहीं मरे थे, वो इन 2 महाशक्तियों के बीच शुरू होने वाले एक नए खतरनाक दौर की भेंट चढ़ चुके थे। नागासाकी के इस दूसरे झटके ने जापान के इरादों को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। अब उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और फाइनली 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने पहली बार रेडियो पर देश को संबोधित किया और दुनिया के सामने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण का ऐलान कर दिया। 2 सितंबर को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मिसौरी पर सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत हुए और इसके साथ ही मानव इतिहास का सबसे खौफनाक युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के 2 धमाके सिर्फ पुराने युद्ध का अंत नहीं थे। अगर असलियत में देखा जाए तो ये मानव इतिहास के सबसे खतरनाक दौर की शुरुआत थे, जिसे हम शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। अमेरिका के इन परमाणु हमलों को देख करके सोवियत संघ बौखला गया था। रूस को समझ में आ गया कि अगर दुनिया के सामने टिकना है तो हमें भी इस तरह के वेपन चाहिए और इसके बाद शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी और अंधी न्यूक्लियर हथियारों की रेस।
1945 में दुनिया के पास सिर्फ 2 परमाणु बम थे, लेकिन आज इस अंधी दौड़ की वजह से दुनिया के 9 देशों के पास मिलाकर करीब 12,000 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं, जो इस पूरी पृथ्वी को कई बार तबाह करने के लिए काफी है। नागासाकी का इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी महाशक्तियों का अहंकार हावी होता है तो उसकी कीमत हमेशा देश के बेकसूर नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो ये था वो अमेरिका और जापान का इतिहास जो कि काले पन्नों में दर्ज है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज ला सकें। हम मिलेंगे आपसे किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।